रेडी। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ गमगीन। अल हक न्यूज़ के स्टूडियो से हम आपसे मुखातिब हैं। आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एडवोकेट जाहिद हुसैन। जाहिद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हुए। शुक्रिया जनाब। नाजरीन, आपको ये भी बताते चले, जाहिद हुसैन ने वकालत की दुनिया में एक ठीक ठाक हलचल मचा कर रखी है, या यूं भी कह सकते हैं नौजवान नस्ल के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। जाहिद साहब, इससे पहले हम प्रोग्राम की पहलू की तरफ आए, आप हमारे नाजरीन को अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से आपने इब्तिदा की। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने आज मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का और आपकी नाज़रीन जो है उनसे रूबरू होने का। जितनी आपने तारीफ़ की है उतनी तारीफ़ के काबिल तो नहीं हूँ मैं, हाँ, लेकिन ये बात सही है कि मैं अपनी जस्तजू में लगा हूँ और आज भी अपना मुकाम ढूंढ रहा हूँ, किसी मुकाम तक पहुँचने की जस्तजू में मैं लगा हूँ और ये जस्तजू रवा है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मैं अपनी जस्तजू में कामयाब रहूँ और अपने मुकाम पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि हमारे पेशे में स्काई इज़ द लिमिट। मतलब आप जितनी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं आप उतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। और हमारे पेशे में ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारे पेशे में कभी इंसान मास्टर नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत ही एक वसी दायरा है। इसमें मतलब वकालत में जो एक ऐसे इल्म की दुनिया है जिसका कोई अंत ही नहीं है। आप जितना सीखते हैं नया नया उतना आपको सीखना पड़ता है और आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना पड़ता है, नए नए कवानीन आते हैं। तो आपके हवाले से मैं सबको बताना चाहूँगा कि मैंने अपना जो है ये पेशा तब चुना था जब मैं 12वीं क्लास में था, जब मेडिकल स्टूडेंट्स होना एक फैशन बन गया था। ऐसा हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा था, ज़हूर साहब थे, क्योंकि मैं JNV से पढ़ा हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो JNV में हमारे प्रिंसिपल थे ज़हूर अहमद भट्ट साहब। ज़हूर अहमद भट्ट साहब का गोल है, उन्होंने कहा था कि अगर लाल चौक में पत्थर मारेंगे तो वो एक मेडिकल स्टूडेंट को पत्थर लगेगा। तो उन्होंने बहुत एक अच्छा उम्दा लेक्चर दिया था कि आप फैशन के साथ नहीं चलें। अगर मेडिकल स्टडीज मेडिकल फील्ड जो है अगर एक फैशन बन गया हुआ तो आप वहां नहीं जाए। आप देखें कि आपके अंदर किस चीज का इंटरेस्ट है आप में और किस तरह की आप में सलाहियत है। तो मैंने भी अपने आप को जांचा था और मुझे पता चला कि मुझ में वकील बनने की सलाहियत है और मैं बनना चाहता था। कहीं ना कहीं पे ये ख्वाब अंदर से उभर रहा था और मैंने 12वीं में ही अपना जो है फोकस बना लिया कि मुझे लॉ पढ़ना है और मुझे एक वकील बनना है। और उसके बाद मैंने KCF जम्मू से मैंने लॉ पढ़ा 5 साल के लिए और उसके बाद मैं सीधा प्रैक्टिस में आया। पुलवामा से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और पुलवामा के जो लॉयर्स हैं, कई सारे दिग्गज लॉयर्स हैं जिनको देख के मैं काफ़ी सीखा और कहीं जज साहबान थे जिनका लॉ पे बहुत अच्छा होल्ड था और उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिला। उन्होंने वक्तन फवक्तन उन्होंने जो है अपनी सजेशंस दी कि आप एक अच्छे वकील कैसे बन सकते हैं। और माशाल्लाह मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा जितने भी हमारे सीनियर लॉयर्स हैं हमारे पुलवामा बार के, श्रीनगर में जाता रहा हूँ, श्रीनगर बार के, और जम्मू मेरी प्रैक्टिस है, जम्मू बार के जितने भी सीनियर वकला हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने डायरेक्टली नहीं सिखाया लेकिन उनको देख देख के मैंने बहुत सीखा है। और उसके बाद आपकी हार्डवर्क रहती है जो आपको आगे ले जाती है। और ये प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे लगता है कि आप 24 आवर्स इसमें मेंटली ऑक्यूपाइड रहते हैं तो तभी आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं और आपके पास अपने लिए बहुत कम वक्त बचता है। तो यही है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ। तो आपके बाकी सवालात का मैं जवाब जो है वो देना चाहूँगा। आप जाहिद साहब, जैसे कि अवलन ही आपने तज़किरा किया है इस बात का कि आमतौर पे देखा जाता है कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लेक्चरर बनना चाहता है, पेरेंट ज़्यादा फोकस करते हैं आप मेडिकल ही लो और वकालत। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे वालिदैन को आपकी क्या मैसेज रहेगी जो अपने बच्चों को फोकस करते हैं? जैसे कि आपने इब्तिदा में ही कहा कि अगर लाल चौक में हम जाएंगे तो वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट को ही हम देखते हैं या ऐसे फील्डों में। देखिए, हर शोबा अपनी जगह बेहतर है। मेडिकल शोबा जो है वो भी एक बहुत बेहतरीन शोबा है, लेकिन वो एक इकलौता बेहतरीन शोबा नहीं है। और हमारे
पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हम अगर बच्चे की इंटरेस्ट नहीं है और हम उसको धकेल रहे हैं तो हम उसको मेडिकल प्रोफेशन में नहीं धकेल रहे, हम उसको कुएं में धकेल रहे हैं। जब इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बच्चे को वहां नहीं भेजना चाहिए। आपने हमेशा एक बच्चे का इंटरेस्ट पहले पूछना चाहिए, उसकी मर्जी पूछनी चाहिए। जब आप उसका इंटरेस्ट पूछते हैं, मर्जी पूछते हैं, तो अगर आप वहां भेजते हैं तो वो दिलो जान से काम करता है, वहां पे दिलो जान से पढ़ाई करता है, दिलो जान से मेहनत करता है और अपना मुकाम हासिल करता है। लेकिन वही अगर आप इंटरेस्ट है नहीं और बच्चे को आप धकेल रहे, तो आप सोचिए वो आपने उसको कुएं में धकेल लिया बिना इंटरेस्ट के, बगैर वो आप उसके फ्यूचर का सुसाइड जो है अपने उसके हाथों से करवाया आपने। लेकिन एबेटमेंट जो है वो पेरेंट्स की रही, उन्होंने वो जो है उसके जिम्मेदार रहेंगे हमेशा। तो हमेशा बच्चों से सलाह मशवरा करके उनका फ्यूचर तय करना चाहिए और फैशन के साथ नहीं बल्कि अपनी इंटरेस्ट के साथ चलना चाहिए। Zahid Saab, being a separate marker and being a separate youth, we have different issues, and all the issues we cannot discuss in a very short time. But in my analysis, the most and fundamental issue we can discuss to here, that is woman domestic violence. How are you looking at this? See, we have certain enactments. There is a provision under IPC, that's 498A. Then we have a provision for maintenance under CRPC, that's 125. And then above all, we have new enactment that has been recently passed. That's working for the protection of women from last many years. Protection of Women from Domestic Violence Act. So, if first we have to see whether there is a problem like domestic violence or not. Certainly there is. Then the second question is whether all cases are reported to the concerned police, to the authorities, to the agencies or to the concerned court. The question is no. Every case is not reported. Then the third question is every case which is reported to the concerned agency, authority or the court, whether that is the true case or a fabricated case. And the answer is fewer true and fewer fabricated. So domestic violence is there, and there has been an enactment there, it is in force. Legislature has taken full care of it. एक enactment आया है और वो प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है जो उन औरतों को जो शिकार हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस की। लेकिन वहीं पे दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ औरतें उसको मिसयूज भी कर रही हैं। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम सोसाइटी में है। जो जुल्म सह रहा है वो भी हम में से है और जो जुल्म कर रहा है वो भी हम में से है। जो अपने हक के लिए अदालत में पहुंच रहा है वो भी हम में से है और जो झूठे मुकदमे लेके अदालत में पहुंच रहा है वो भी हम में से है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे हमें सिविलाइज्ड होने की जरूरत है। लेजिस्लेचर बहुत आगे निकल चुकी है, उन्होंने बहुत अच्छा एनेक्टमेंट दिया है। उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बहुत अच्छा लॉ है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, लेजिटिमेट तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत अच्छा लॉ है और हमेशा खड़ा रहेगा। जो औरतें होगी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जाहिद साहब, अगर देखा जाए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जब हम जाते हैं, पुलवामा का कोई ना कोई बंदा वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो इल्म और अदब के हवाले से बड़ी ही ज़रखेज़ ज़मीन है, तो क्या मैसेज रहेगी ज़िला पुलवामा के लिए आपकी? देखिए, ज़िला पुलवामा के लिए मेरी एक ही मैसेज है कि माशाल्लाह जैसे आपने बताया कि हम कहीं पे भी जाएंगे तो पुलवामा का जो है इल्म में, अदब में हमेशा नाम आगे रहा है। हालांकि बहुत अच्छे शायर भी हमारे यहाँ से निकले हैं और महजूर साहब ही ले लीजिए, हमारे यहाँ से निकले हैं। आप अपने हाई कोर्ट के जज साहिबान देख लीजिए, 4-5 तो मैं ही गिनवा सकता हूँ जो पुलवामा से निकले हैं। अच्छे अच्छे वकला जो है हमारी ज़मीन से निकले हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस हमारी ज़मीन से उभरे हैं। तो ये बात सही है, लेकिन कुछ अरसे से हमारे पुलवामा में जो है एक आफत सी आ गई हुई है, या कहें कि नज़र सी लग गई हुई है कि हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। कभी डिस्टर्बेंस की वजह से स्कूल नहीं जा सके,
कभी जो है कोविड वगैरह किसी चीज़ की वजह से नहीं जा सके और हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पे घरों में रह गए। और फ्यूचर बनाने के लिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, कॉलेज से तरबियत, स्कूल से तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक ही मैसेज रहेगा, सिर्फ अपने बच्चों से नहीं, मेरे अपने शहरियों से नहीं, बल्कि मेरा गवर्नमेंट से भी जो है मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, मेरी जो है हाथ जोड़ के ये गुजारिश रहेगी कि स्कूलों पे और कॉलेजों पे अब वक्त आ गया है, बहुत ज़्यादा फोकस करें। और मैं अपने नौजवानों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि वो जो है कॉलेज स्कूल्स में दिल लगा के जो है अब जाए और पढ़ाई करे, और हमारा जो फ्यूचर है, हमारे पुलवामा का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा बनाए और हमें हमेशा फख्र महसूस कराए। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को समेट लेंगे, और लास्ट पे आपसे पूछना चाहूँगा, ड्रग अब्यूज़ ये बढ़ रहा है हमारे वैली में। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई दिस इम्प्रूविंग डे बाय डे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कई सारे वजूहात है कि ये क्यों बढ़ रहा है। जैसे अभी हम स्कूल की बात कर रहे हैं, बच्चे अब घर में हैं, तो दूसरी बात कि आप डिस्टर्बेंस में हैं, आपके बच्चे डिस्टर्बेंस में पैदा हुए, डिस्टर्बेंस में बड़े हो रहे हैं, हालात खराब है बहुत ज़्यादा, और उनकी लाइफ, उनको लग रहा है दे आर लूजिंग देयर लाइफ, they are not on the right track, they are not going towards the point where they can see their future, bright future, they cannot see their bright future। तो उनको जो है बहुत इजी टारगेट बन गए हैं आज के वक्त में, उनको जो है आदी बनाना, नशों का आदी बनाना, वो बहुत इजी टारगेट है क्योंकि ऑलरेडी डिप्रेस्ड है। अच्छा, ऐसे डिप्रेशन की वजह से फैमिली, आजकल फैमिलीज भी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही हैं। जैसे कि अभी हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहे थे, वो कहीं पे जायजन और कहीं पे नाजायजन जो है अदालत में ऐसे मुकदमे आ रहे हैं, और उसकी वजह से अल्टीमेटली कहीं सारी फैमिली जो ब्रेक हो रही है, जहाँ पे 2-3 बच्चे हैं, उन पे भी उनका असर पड़ रहा है। तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमारे हालात की वजह से हम कश्मीर के नौजवान जो है बिल्कुल इजी टारगेट बन गए हैं। वो है पेल्डर्स के लिए, या जो बड़े बड़े इसमें किंग पिन्स होते हैं, जो ये ड्रग पहुंचाने का कारोबार करते हैं, नाजायज कारोबार करते हैं, तो उनके लिए हम इजी टारगेट बन गए हैं। उनके लिए तो मनी मेकिंग प्रोसेस है, दे सी इट एज बिजनेस, हालांकि ये नाजायज कारोबार है, और हम चूंकि इजी टारगेट है इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है। अब आप बोलेंगे कि क्यों जो है निजामिया जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, हमारे जो है गवर्नमेंट क्यों चुप बैठी है, हमारी पुलिस क्यों चुप बैठी है? नहीं, सब अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक वजह है कि डिस्टर्बेंस थी काफी ज्यादा, और कहीं पे ऐसे केसेस भी हैं कि कहीं ऑफिशियल्स भी कई बार जो है इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन अगर अप्रिशिएट की पुलवामा पुलिस की अगर बात करें, तो पुलवामा पुलिस ने बहुत सारे जो है ड्रग पेल्डर्स को जो है अदालत में पहुंचाया है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आपके मन में बात आई होगी, कई सारे मसले आपने ऐसे भी सुने कि किसी को खामखा किसी केस में, वैसा भी होता रहता है। और ऐसे मुकदमों में जो है अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को गलत मुकदमे में फंसाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और होती रहती है, वक्तन फवक्तन ऐसा होता है, अदालत सुनता है। लेकिन एक साइड से, एक पहलू को हम जो है देख के पुलिस की दूसरी जो कुर्बानी है या जो अच्छा काम है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो दूसरी साइड से पुलिस अपना काम भी कर रही है, लोगों को पकड़ रही है जो इन नाजायज कारोबारों में मुलव्वस है, उनको पकड़ रही है। और लेकिन फिर भी वही पे बात आती है कि हमें सिविलाइज्ड होना है, हमें अपने लेवल पे, अपनी सोसाइटी में हमें जो है एजुकेट करना है लोगों को, चाहे आप डोमेस्टिक वायलेंस को लेके बात करें या ड्रग अब्यूज को बात करें, तो हर मोहल्ले में जो है हमें कमिटीज बनानी चाहिए, हमें नजर रखनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी में कहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसको रिपोर्ट करना चाहिए, उसको रोकने की खुद भी कोशिश करनी चाहिए। ड्रग अब्यूज हो रहा है, कौन ला रहा है सोसाइटी में, कौन बच्चों को दे रहा है, हमें नजर रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने हमारे पेरेंट्स की बनती है कि अगर बच्चा शाम को देर से आता है, कहाँ था, थोड़ी पूछताछ करें, ज्यादा छूट ना दें, और नजर रखें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्योंकि कमसिन बच्चा होता है, अभी अकल उतनी नहीं होती है, तो उन पर नजर रखना लाजमी है। ज़ाहिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए हम आपके ममनून हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।